हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ट्रेन योर ब्रेन। और जैसा कि आप जानते हैं, इस क्लास में हम करते हैं पॉलिटी के लास्ट लेक्चर में हम फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकारों को कंप्लीट कर रहे थे। मूल अधिकारों के अंतर्गत जो स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं आर्टिकल नंबर 19 से लेकर 22 तक, उनको हम डिस्कस कर रहे थे। हमने आर्टिकल 21 तक डिस्कस कर लिया था और आज हमारा बचा है आर्टिकल नंबर 22। आर्टिकल नंबर 22 एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। इसे हम सब लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हमारा गिरफ्तारी कर ली जाती है, कोई अरेस्ट कर लिया जाता है, तो उस टाइम हमें पता होना चाहिए हमारे क्या क्या अधिकार हैं। तो ये आर्टिकल उसी के संबंध में है, आर्टिकल नंबर 22। आर्टिकल नंबर 22 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 22, आर्टिकल नंबर 22 हमें गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण की बात कहता है। क्या कहता है? गिरफ्तारी, सॉरी चल नहीं रहा है, हाँ, तो आर्टिकल नंबर 22 हमें कहता है गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। तो ये हमारा आर्टिकल नंबर 22 कहता है गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। इसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो ये है हमारा आर्टिकल नंबर 22। आर्टिकल नंबर 22 हमें गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण देता है, प्रोटेक्शन देता है अरेस्ट और डिटेंशन से। ये आर्टिकल बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। इसमें जो गिरफ्तारी शब्द दिया गया है, इसे हम अच्छे से समझ लेंगे। गिरफ्तारी का क्या मतलब होता है? जब कोई अपराध हो जाता है तो हमें अरेस्ट कर लिया जाता है या गिरफ्तार कर लिया जाता है, पुलिस हमें बंदी बनाकर ले जाती है, तो वो क्या होती है? गिरफ्तारी होती है। लेकिन यहाँ पर हम समझ लेंगे गिरफ्तारी दो तरह से की जाती है। गिरफ्तारी कितने तरह की है? दो तरह की गिरफ्तारी। तो हमारे पास यहाँ गिरफ्तारी दो तरह की होती हैं। एक गिरफ्तारी होती है हमारी दांडिक गिरफ्तारी और दूसरी होती है निवारक निरोध। दांडिक गिरफ्तारी, दांडिक गिरफ्तारी जब भी की जाएगी तो उसमें क्या है, जितने भी दांडिक कानून होंगे वो सब अप्लाई होंगे। इसे हम कह सकते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन। ओके। और दूसरा है हमारे पास निवारक निरोध। निवारक निरोध, ये भी एक गिरफ्तारी रहती है, निवारक निरोध। इसे हम कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन। ओके। तो ये हमारे पास दो तरह की गिरफ्तारी होती हैं। इस पर दांडिक कानून जितने भी होंगे वो अप्लाई होंगे, और निवारक निरोध पर जो निवारक निरोध के लिए कानून बनाए गए हैं वो अप्लाई होंगे। अब इसमें अंतर क्या है दोनों में? जो दांडिक गिरफ्तारी होती है ये तब की जाती है जब व्यक्ति कोई किसी को मारता है, पीटता है, चोरी करता है या इसके अलावा और भी कोई क्राइम करता है। तो जब वो क्राइम कर चुका होता है उसके बाद जो गिरफ्तारी की जाती है, जो अरेस्ट किया जाता है, उसे हम कहते हैं दांडिक गिरफ्तारी। तो ये कब किया जाता है? अपराध होने के बाद। यहाँ लिख लेंगे अपराध होने के बाद। और ये जो गिरफ्तारी होती है निवारक निरोध, ये अपराध होने से पहले की जाती है। अपराध होने से पहले। अब आप कहेंगे अपराध होने से पहले क्यों गिरफ्तार कर सकते हैं? तो हाँ जी, कर सकते हैं। जब भी डाउट होता है कि कोई भी खतरा हो सकता है आपके बाहर रहने से, आपको खुला छोड़ा जाएगा, तो आप कुछ ऐसा कर देंगे जिससे कि जनता का अहित होगा या फिर कोई भी लोक हित में बात नहीं रहेगी, तो वहाँ पर क्या है? निवारक निरोध यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत आपको अरेस्ट कर लिया जाता है। यानी कि जब भी डाउट होता है आप पर तो आपको गिरफ्तार कर लेते हैं। आपने कुछ ना किया हो, लेकिन आपके बाहर रहने से ऐसा डाउट हो कि कुछ हो सकता है, कुछ गलत हो सकता है, तो आपको पहले से ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, जब धारा 370 लागू हुई थी तो उस टाइम पे मोदी जी ने वहाँ के जो जम्मू कश्मीर के बड़े बड़े नेता थे, जैसे कि महबूबा मुफ्ती और उसके अलावा और भी अदर नेता थे, उन लोगों का भाषण इतना ज़बरदस्त हुआ करता था
कि वहाँ की जनता में दंगा भड़का सकते थे वो केवल अपने भाषण से ही। तो इसीलिए उनको पहले से ही शक के आधार पर कि ये लोग बाहर रहेंगे तो 370 को लागू नहीं होने देंगे, ये दंगे फैलाएंगे और भी यहाँ पर बहुत बेकार कंडीशन हो सकती है, इसलिए उनको पहले ही अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद धारा 370 लागू हो पाई। तो ये होता है हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसे हम कह सकते हैं नज़रबंद करना। नज़रबंद करना मतलब उन लोगों को उनके घर में ही कैद कर दिया जाता है, यानी कि बाहरी लोगों से उनका कांटेक्ट ख़त्म कर दिया जाता है। आपके लैंडलाइन नंबर बंद कर दिए जाएंगे, इंटरनेट कनेक्शन बंद कर दिया जाएगा, और आपको जो भी आप बाहर के लोगों से कांटेक्ट जिस भी साधन से कर सकते हैं वो सारे साधन आपके कट कर दिए जाते हैं, और आपको बाहर आने की भी मनाही होती है, मतलब आप बाहर आ जा नहीं सकते। तो इस तरह से आपको आपके ही घर में नज़रबंद कर दिया जाता है, इसे कहते हैं। तो ये होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी कि अपराध को रोकने के लिए, अपराध होने से पहले जो गिरफ्तारी की जाती है उसे हम कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो अच्छी तरह से आपको समझ में आ गई, गिरफ्तारी 2 तरह की होती है। अब जब हमको अरेस्ट कर लिया गया है, मान लीजिए हमको अरेस्ट कर लिया गया है, तो उस स्थिति में किसी नागरिक, किसी व्यक्ति के क्या क्या कर्तव्य होते हैं, क्या क्या अधिकार होते हैं, क्या क्या अधिकार होते हैं, उसको क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं कि हम मुझे गिरफ्तार कर लिया है अब, तो उसके क्या क्या अधिकार हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। वो आगे आर्टिकल्स में दिया हुआ है, चलिए समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमको दिया है दांडिक गिरफ्तारी के संबंध में। दांडिक गिरफ्तारी, जब हमारी दांडिक गिरफ्तारी होगी, यानी कि अपराध होने के बाद जब गिरफ्तार किया जाएगा, तो इस स्थिति में हमारे क्या क्या अधिकार होंगे। जब अपराध होने के बाद हमें अरेस्ट किया गया है, मान लीजिए हमने कोई चोरी की है और हमको गिरफ्तार किया गया है, तो हमारे क्या क्या अधिकार होंगे वो जानना हमें बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आर्टिकल नंबर 22(1) की बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 22(1) क्या कहता है, ये अरेस्ट होने वाले व्यक्ति को 2 तरह के अधिकार देता है। और क्या क्या होते हैं वो अधिकार? पहला अधिकार देता है कि जिस भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिस भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे अपनी पसंद का वकील चुनने का अधिकार है, और उसको क्यों अरेस्ट किया गया है उसका कारण बताया जाएगा। तो पहला अधिकार है गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा, कारण बताया जाएगा कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है, उसका रीज़न उसे बताया जाएगा। दूसरा अधिकार उसका है कि वो अपनी पसंद का एक वकील ले सकता है, अपनी पसंद का वकील चुनने का अधिकार, तो गिरफ्तारी के बाद ये अधिकार हमको मिले हुए हैं। अगर अरेस्ट कर लिया जाता है हमें, तो ये दोनों अधिकार हमें आर्टिकल 22(1) के अकॉर्डिंग मिले हुए हैं। दूसरा है हमारा आर्टिकल 22(2), इसमें हमें 2 अधिकार और मिले हुए हैं। तो वो क्या है, वो है जब भी हमारी गिरफ्तारी हो जाती है तो गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर हमको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो पहला अधिकार क्या है, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा, के सामने प्रस्तुत। तो ये हमें अधिकार मिला हुआ है कि 24 घंटे के अंदर हमें मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। अगर प्रस्तुत नहीं किया, 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया, तो उसे छोड़ना पड़ता है। लेकिन इसमें एक बात याद रखेंगे, इन 24 घंटे में, ये जो 24 घंटे का टाइम पीरियड बताया गया है, इसमें पुलिस जब आपको मार्ग में रखती है, यानी कि आपको कहीं से उठाकर ला रही है, यानी कि अरेस्ट करके ला रही है, आपके घर से लेकर आ रही है, यानी कि आप रास्ते में हैं, मार्ग में हैं, तो जो मार्ग में जो समय लगेगा वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो आप नोट डाउन कर लेंगे, इसमें मार्ग में लगा हुआ समय शामिल नहीं होता है। दूसरा है हमारे पास मजिस्ट्रेट की अनुमति से, मजिस्ट्रेट की अनुमति से ही 24 घंटे से अधिक की कस्टडी। इसका क्या मतलब है,
दूसरा अधिकार हमारे पास है कि मजिस्ट्रेट की अनुमति से ही हमें 24 घंटे से अधिक की कस्टडी में रखा जाता है। जब पुलिस को लगता है कि हमें 24 घंटे से ज़्यादा की कस्टडी में इस व्यक्ति को रखना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी पड़ेगी, मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो ये 4 अधिकार हमें दिए गए हैं जब भी हमारी गिरफ्तारी की जाती है। किसके अकॉर्डिंग? दांडिक गिरफ्तारी की जाती है जब, यानी कि अपराध होने के बाद जब हमें गिरफ्तार किया जाएगा तो हमें ये 4 अधिकार मिले हुए होते हैं कि पहला होता है इसमें हमें कारण बताया जाएगा, अपनी पसंद का हम वकील चुन सकते हैं। दूसरा हमारे पास आर्टिकल 22(2) आ जाता है, इसमें आ जाता है 24 घंटे के अंदर हमें मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। और उसके बाद अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो फिर मजिस्ट्रेट से ही अनुमति लेकर हमें 24 घंटे से ज़्यादा की कस्टडी में रखा जा सकता है। ओके, इसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 22(3). आर्टिकल 22(3) हमें बताता है कि ये जो अधिकार हैं किसे किसे नहीं मिलेंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें ये अधिकार नहीं मिलते हैं, ये बाकी लोगों को सबको मिल रहे हैं, लेकिन किसे नहीं मिलेंगे? तो किसको नहीं मिलेंगे? 2 तरह के लोग हैं इसमें। विदेशी शत्रु, जो भी हमारे देश के शत्रु हैं, देश के शत्रु हैं, अगर उनको गिरफ्तार किया जाता है किसी अपराध के लिए तो उनको ये मिलेंगे, ये अधिकार नहीं मिलेंगे, ये कानून उन पर अप्लाई नहीं होते हैं जो विदेशी शत्रु हैं। दूसरा हमारे हैं निवारक निरोध। निवारक निरोध, वे व्यक्ति जो निवारक निरोध के अकॉर्डिंग गिरफ्तार किए गए हैं, उनका अरेस्ट निवारक निरोध के अकॉर्डिंग हुआ है तो उनको भी ये अधिकार नहीं मिलेंगे, उनके ये अधिकार नहीं होते। ओके, तो ये हमने आर्टिकल नंबर 22(1), 2, 3 डिस्कस कर लिए जिनमें कि दांडिक गिरफ्तारी के संबंध में हमें अधिकार दिए गए थे। अब हम देख लेंगे निवारक निरोध की जो गिरफ्तारी है उसके संबंध में हमारे पास क्या क्या अधिकार हैं। दूसरा है हमारा निवारक निरोध के अकॉर्डिंग जो गिरफ्तारी की गई है। निवारक निरोध, निरोध के संबंध में। निवारक निरोध का मतलब क्या है यहाँ पे? निवारक निरोध का मतलब है यहाँ पर कि क्राइम होने से पहले ही अरेस्ट कर लिया गया है तो उन लोगों को क्या क्या अधिकार मिलेंगे, ये हमें बताया गया है आर्टिकल नंबर 22(4) में। आर्टिकल नंबर 22(4) में इन लोगों को अधिकार क्या दिए गए हैं कि निवारक निरोध, पहला अधिकार क्या है? निवारक निरोध 3 माह से अधिक का नहीं होगा, 3 माह से अधिक नहीं। और ये जो निवारक निरोध कानून लगाया जाएगा ये होगा संसद की विधि के अकॉर्डिंग, संसद की विधि के अनुसार। ओके, और जब हमें लगता है कि 3 माह से अधिक का हमें ये निवारक निरोध लगाना है तो संसद के पास ये शक्ति होती है कि वो एक सलाहकारी बोर्ड का गठन करती है जो परामर्श दे सकता है। ऐसे बोर्ड का एक गठन करेगी और उस बोर्ड की सलाह पर क्या होगा, निवारक निरोध को 3 माह से अधिक बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, सलाहकार बोर्ड का गठन, सलाहकार बोर्ड की सलाह पर, जो सलाहकार बोर्ड बनाया जाएगा उसकी सलाह पर क्या कर सकते हैं हम, निवारक निरोध को 3 माह से अधिक बढ़ा सकते हैं। तो सलाहकार बोर्ड में आप याद रखेंगे ये जो बोर्ड बनाया जाएगा ये ऐसा बोर्ड होगा, इसकी अध्यक्षता जो कर रहा होगा, जिस व्यक्ति को इसकी अध्यक्षता दी जाएगी वो हाई कोर्ट के जो जज होने की योग्यता रखता होगा या फिर हाई कोर्ट का जज रह चुका होगा ऑलरेडी, उसको हम इसकी अध्यक्षता दे सकते हैं। यानी कि ऐसे ही व्यक्ति की अध्यक्षता में सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाएगा और इसी की सलाह पर हम 3 माह से अधिक निवारक निरोध लगा सकते हैं। तो ये हमारा हो गया आर्टिकल नंबर 22(4). नेक्स्ट हम देखेंगे आर्टिकल 22(5). आर्टिकल 22(5) में क्या दिया गया है? आर्टिकल 22(5) हमारा कहता है कि ये जो निवारक निरोध के अकॉर्डिंग व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं इनके अधिकार क्या क्या हैं, इनको भी कारण बताया जाएगा। क्या क्या अधिकार हैं? गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा, गिरफ्तारी का कारण इनको भी बताया जाएगा। दूसरा, अपना पक्ष रखने का अधिकार, अपना पक्ष रखने का अधिकार होगा इनके पास।
तो ये अधिकार इनके बताए गए हैं आर्टिकल 22(5) में। लेकिन आर्टिकल 22(5) के जस्ट बाद हमें जो आर्टिकल दिया गया है आर्टिकल 22(6), ये आर्टिकल 22(5) को ख़त्म कर देता है कि लोक हित में, इसमें क्या बोला गया है, लोक हित में कारण बताया जाना आवश्यक ना हो तो नहीं बताया जाएगा। ओके, 22(5) में कहा हमसे कि कारण बताया जाएगा, ये अधिकार है। लेकिन 22(6) कहता है कि अगर लोकहित में कारण बताया जाना जरूरी नहीं है, उसे ऐसा लगता है कि कारण बताया जाना जरूरी नहीं है, तो वो कारण नहीं बताएगा। तो ये है हमारा आर्टिकल नंबर 22(6), जिसमें कहा गया है कि कारण बताया जाना कोई ज़रूरी नहीं है अगर लोकहित में हमें लगता है कि ये ज़रूरी नहीं है। ओके, तो ये आपने देख लिया। एक और नेक्स्ट आर्टिकल एक और देख लेंगे, 22(7). इसमें क्या है, संसद की शक्ति दी गई है, संसद की शक्ति। ओके, तो संसद को क्या क्या शक्ति हैं, निवारक निरोध के संबंध में संसद के पास क्या क्या शक्ति हैं वो हमें बताया गया है आर्टिकल 22(7) में। तो संसद को शक्ति दी गई है कि किन किन परिस्थिति में हम कितना कितना निरोध लगा सकते हैं, या किन किन परिस्थितियों में हम 3 माह से अधिक निरोध लगा सकते हैं। तो ये कौन डिसाइड करेगा, संसद डिसाइड करेगी। दूसरा, जो हमारा सलाहकार बोर्ड बनाया गया था जिसके अकॉर्डिंग हम 3 माह से अधिक निवारक निरोध लगा सकते थे, तो उसकी जो प्रक्रिया होगी उसको भी कौन डिसाइड करेगा, संसद डिसाइड करेगी। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 22(7). इसमें हमने निवारक निरोध के संबंध में जो भी अधिकार थे वो पढ़ लिए। ये हो गया हमारा आर्टिकल 22 कंप्लीट। तो हमने आर्टिकल 22 कंप्लीट करने के बाद सारी स्वतंत्रताओं को कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट एक्ट हैं, उन एक्ट को जानना भी बहुत ज़रूरी है, ये अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं उन एक्ट को, क्या क्या एक्ट हैं। इनमें से कुछ एक्ट ख़त्म कर दिए गए थे और कुछ एक्ट अभी भी लागू हैं। निवारक निरोध अधिनियम, ये अधिनियम कब लाया गया था, ये अधिनियम लाया गया था 1950 में, जिसे कि 1969 में निरस्त कर दिया गया। ओके, समाप्त कर दिया गया इसको 1969 में। नेक्स्ट है हमारे पास आंतरिक सुरक्षा, नेक्स्ट है हमारे पास आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम ये कब लाया गया था, ये लाया गया था 1971 में, और इसी को हम मीसा के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, मीसा एक्ट भी कहते हैं इसको। और इसको कब समाप्त कर दिया गया, 1977 में इसे समाप्त कर दिया गया। ओके, और नेक्स्ट हम देख लेते हैं विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी अधिनियम। विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी अधिनियम, ये जो अधिनियम था कब लाया गया था, 1974 में लाया गया था, और ये अधिनियम अभी तक लागू है। ओके, इसे हम कोफेपोसा के नाम से भी जानते हैं, कोफेपोसा इस नाम से भी जानते हैं। दूसरा है हमारे पास राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, इसे हम रासुका के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं इसे, रासुका या फिर एनएसी। और इसे कब लाया गया था, 1984 में लाया गया था, और ये अधिनियम भी अभी तक लागू है। यही वो अधिनियम है जिससे पुलिस एनकाउंटर कर सकती है। तो ये अधिनियम कब लाया गया था, 1984 में लाया गया था। इसके बाद हम देख लेते हैं टाडा के नाम से जिसे जानते हैं हम, आतंकवाद एवं विध्वंसक निरोध अधिनियम। आतंकवाद एवं विध्वंसक निरोध अधिनियम।
इसे हम किसके नाम से जानते हैं? टाडा के नाम से जानते हैं। ओके, और ये कब लाया गया था? तो 1985 में लाया गया था, 1985 में लाया गया था। और इसे कब समाप्त कर दिया गया? 1995 में, 1995 में समाप्त कर दिया गया, समाप्त। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं आतंकवाद निरोध अधिनियम। आतंकवाद निरोध अधिनियम। आतंकवाद निरोध अधिनियम जो था ये कब लाया गया था? 2002 में लाया गया था, 2002 में। और इसको हम पोटा के नाम से जानते हैं, पोटा। ये बहुत ही हार्ड कानून हुआ करते थे और इन्हें अब समाप्त कर दिया गया है। कब समाप्त किया गया? 2004 में, 2004 में समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं गैर कानूनी निरोध अधिनियम। गैर कानूनी निरोध अधिनियम। गैर कानूनी जो भी गतिविधि होंगी, इसमें गतिविधि है, गैर कानूनी गतिविधि का निरोध करना है। तो इस ये वाला अधिनियम कब आया था? 2004 में आया था। ओके, और ये अभी भी लागू है। इसको हम UAPA के नाम से भी जानते हैं, UAPA के नाम से जानते हैं, और ये अभी भी लागू है। तो इस तरह हमने सारे इम्पॉर्टेंट एक्ट को कंप्लीट कर लिया। तो ये कौन कौन से एक्ट हैं? निवारक निरोध अधिनियम, दूसरा हमारे पास आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, मीसा अधिनियम, जिसे 71 में लाया गया, 77 में समाप्त कर दिया गया। दूसरा हमारे पास है कोफेपोसा जो अभी तक लागू है। इसमें से 3 लागू हैं हमारे पास अभी, कोफेपोसा, NSA और UAPA। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा। आई होप आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी और कंप्लीट टॉपिक आपकी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। क्लास आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे बाकी लोग भी क्लास को देख पाएँ। और इस क्लास का फ्री PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको इसका फ्री PDF मिल जाएगा। जिन लोगों ने भी बाकी पॉलिटी की क्लासेस नहीं देखी हैं तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, वहाँ से जाकर आप पॉलिटी की क्लासेस देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्रेन योर ब्रेन।